Very good morning to all students. Next we will discuss the definition of indefinite integral or antiderivative. अनिश्चित समाकल, indefinite integral, अनिश्चित समाकल और antiderivative मीन्स प्रति अवकलन. अब देखो डेफिनेशन क्या कहती है. अब सबसे फर्स्ट एनालिटिक फंक्शन, सिंगल वैल्यूड फंक्शन, ये वर्ड्स जो है बार बार डेफिनेशंस में यूज आते हैं. सिंपली कनेक्टेड रीजन, मल्टी कनेक्टेड रीजन. ठीक है, तो डेफिनेशन सब भी अच्छे से क्लियर कर दी आप लोगों को. तो ये जो डेफिनेशंस हैं ये सबको क्लियर होने चाहिए कि क्या डेफिनेशन है इनकी, क्या कहना चाह रहे हैं, इस वर्ड का मीनिंग क्या है, ये सबको क्लियर होना चाहिए. तो जितना रिवाइज करोगे उतना ये चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी. ठीक है, तो इनडिफाइनाइट इंटीग्रल और एंटी डेरिवेटिव डेफिनेशन क्या कहती है. लेट जी बी अ सिंपली कनेक्टेड रीजन एंड fz is single valued and analytic function in simple connected domain या सिंपली कनेक्टेड रीजन जी. कि किसी भी सिंपल कनेक्टेड रीजन जी में फंक्शन fz एनालिटिक और सिंगल वैल्यूड फंक्शन है. देन phi z is said to be indefinite integral or antiderivative if phi dash z equal to fz. यदि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है मीन्स phi z का जो डेरिवेटिव है phi dash z वो किसके इक्वल हो, fz के इक्वल हो. देन वी से दैट phi z इज indefinite integral or antiderivative of the function fz. Here phi z is also single valued and analytic function of fz. कि phi z जो है वो fz का सिंगल वैल्यूड और एनालिटिक की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है. ठीक है, तो phi dash z इक्वल टू fz ये जो कंडीशन है ये अपना एंटी डेरिवेटिव और इनडिफाइनाइट इंटीग्रल की कंडीशन ये है अपना. ठीक है, तो ये डेफिनेशन है. जी बी अ सिंपली कनेक्टेड रीजन एंड fz इज सिंगल वैल्यूड एंड एनालिटिक इन जी. देन इन रीजन जी द फंक्शन phi z इज सिंगल वैल्यूड एंड एनालिटिक फंक्शन. देन फॉर ऑल z बिलोंग्स टू जी, z किस में बिलोंग करेगा, जी में. phi dash z इक्वल टू fz. इंटीग्रेशन करो दोनों साइड, तो इधर इंटीग्रेट करोगे तो ये phi z हो जाएगा और इधर इंटीग्रेट करोगे fz dz. ठीक है, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी यहाँ यूज कर सकते हो. देन phi z इज इनडिफाइनाइट इंटीग्रल और एंटी डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन fz. ठीक है, तो सिंपल छोटी सी डेफिनेशन है, शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है. हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट देखेंगे तो इस डेफिनेशन को इस तरह से लोगे. ठीक है, प्रिमिटिव भी कहते हैं इसको. इनडिफाइनाइट इंटीग्रल, एंटी डेरिवेटिव और प्रिमिटिव पूर्वक. ठीक है, 3 टर्म्स हो गए. 3 टर्म्स की एक ही डेफिनेशन है. ठीक है, अनिश्चित समाकलन, प्रति अवकलन और पूर्वक. तो ये phi dash z इक्वल टू fz, देन phi z इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ fz dz. नेक्स्ट अपना थ्योरम नंबर 7.8.2. देखो ये थ्योरम क्या कहती है अपनी. इफ fz इज एनालिटिक इन सिंपली कनेक्टेड डोमेन जी. ठीक है, सिंपली कनेक्टेड रीजन का हो या सिंपली कनेक्टेड डोमेन जी. देन इनडिफाइनाइट इंटीग्रल z0 to z fz dz इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ जॉइनिंग द पॉइंट z0 विद z इन डोमेन जी. कि यदि फंक्शन fz एनालिटिक है किसी भी सिंपल कनेक्टेड डोमेन जी में, तब z0 से z0 और z कोई भी 2 पॉइंट्स हैं. ठीक है, तो इसके इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग फंक्शन का जो इंटीग्रेशन है ये पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा, पाथ से इंडिपेंडेंट रहेगा. कि कोई भी पाथ कैसे भी लो
ठीक है, उससे इस टर्म पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। Then the indefinite integral z0 to z fz dz is independent of the path joining the point z0 with z in G। ठीक है, तो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स जो हैं इसको ये इसका थ्योरम जो है वो यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक करोगे सभी। और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट जो हैं इस थ्योरम को लैंग्वेज यहाँ से, अब थ्योरम का स्टेटमेंट तो उसमें है ही, ठीक है, इंग्लिश में है, और इसका जो प्रूव करोगे वो यहाँ से, और इसको हैंस द रिजल्ट इसके अकॉर्डिंग प्रूव करोगे। ठीक है, छोटा सा प्रूफ है इसका। देखो थ्योरम का प्रूफ देखो। फर्स्ट वी टेक z0 एंड z द 2 पॉइंट्स इन सिंपली कनेक्टेड डोमेन G। ठीक है, ये पॉइंट z0 है और ये z है। सपोज इसको P से डिनोट करो, और ये Q पॉइंट, Q जिसके कोऑर्डिनेट क्या है z। अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाले कोई भी 2 कर्व्स, सपोज ये कर्व हो गया, इसका इस पाथ के अकॉर्डिंग इसको मैच किया, और एक और कोई भी कर्व ले लो इस तरह से। ठीक है, तो ये लेट C1 एंड C2 बी 2 कर्व्स ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स z0 विद z इन डोमेन G। ठीक है, तो ये दोनों कर्व हो गए C1 और C2। अब थ्योरम में ये प्रूव करना है कि z0 टू z fz dz इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ ऑफ is independent of path joining the point z0 with z in domain G। अब ये C1 कर्व हो गया, ये C2 कर्व हो गया। ठीक है, ये P Q और सपोज ये R ले लो और ये S ले लो। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग अपने पाथ ये हो गए P R Q और Q S P। नहीं भी लेते हो तो कोई नहीं, सिंपली जैसे ले लिया P Q और Q P, लेकिन जैसे यहाँ पर ले लिया ये पॉइंट्स, तो इसके अकॉर्डिंग पाथ ये हो गया एक तो, और एक अपना ये हो गया। तो कर्व C1 की डायरेक्शन ये है और C2 की डायरेक्शन ये है, लेकिन अपना जो क्लोज्ड कर्व इन C1 और C2 कर्व्स के अकॉर्डिंग न्यू जो पाथ क्लोज्ड कर्व बन रहा है वो अपना P R Q S P बन रहा है। ठीक है, तो जैसे C1 यहाँ पर कर्व C1 हो गया और C2, क्योंकि ये है और इसकी डायरेक्शन इधर आ रही है। ठीक है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इन दोनों कर्व्स को एक साथ लेने पर C1 और C2 को, सपोज गामा क्लोज्ड कर्व हमें फाइंड आउट होता है। गामा बिया क्लोज्ड कर्व टू टेक द कर्व C1 एंड C2, ये हो गया। अब गामा क्लोज्ड कर्व फाइंड आउट हो गया, तो इसके अकॉर्डिंग गामा क्लोज्ड कर्व है। ठीक है, और इसके अंदर एवं ऊपर फंक्शन एफ जेड एनालिटिक फंक्शन होगा। एफ जेड इज एनालिटिक फंक्शन इन एंड ऑन क्लोज्ड कर्व गामा। अब फंक्शन एफ जेड एनालिटिक फंक्शन है, देन बाय कोची फंडामेंटल थ्योरम और कोची कोरसेट थ्योरम क्या कह सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ गामा क्लोज्ड कर्व है, तो इंटीग्रेशन ऑफ गामा एफ जेड डी जेड इक्वल टू 0। इसको डिवाइड करो, गामा जो क्लोज्ड कर्व बन रहा है वो किस किस में डिवाइड हो रहा है, C1 और C1 की डायरेक्शन ये है, C2 की डायरेक्शन ये, तो C1 और C2 को नेगेटिव ले लो, C1 एफ जेड डी जेड प्लस माइनस C2 एफ जेड डी जेड इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग C1 एफ जेड डी जेड इक्वल टू C2 एफ जेड डी जेड। ठीक है, मीन्स
C1 कर्व ये हो गया, Z0 को Z पॉइंट से मिला रहे हैं, और C2 अपना जो कर्व है वो Z0 से Z इस पाथ के अकॉर्डिंग मैच कर रहे हो, तो ये दोनों इक्वल है। मीन्स पाथ जो कोई भी पाथ ले लो उसके अकॉर्डिंग फंक्शन के इंटीग्रेशन की वैल्यू इक्वल होगी। ठीक है, तो इससे क्या मीन्स हो गया, so the integral Z0 to Z fz dz does not depend on the curve or path joining two points Z0 and Z, या joining two points Z0 with Z in domain D। तो ये थ्योरम का प्रूफ जो है वो कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। तो इनका जो थ्योरम का स्टेटमेंट जो है वो इम्पोर्टेंट है, स्टेटमेंट जो है वो लर्न होना चाहिए, उस स्टेटमेंट को यूज आता है अपना थ्योरम्स में। अब इसके नेक्स्ट थ्योरम प्रूव करेंगे तो उसमें थ्योरम के स्टेटमेंट को यूज करेंगे कि ये पाथ पर डिपेंड नहीं करता, किसी भी फंक्शन का जो इंटीग्रेशन है वो किन्हीं भी टू पॉइंट्स को किसी भी कर्व के अकॉर्डिंग ज्वाइन किया जाए, विच डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ। ओके, लास्ट इसमें अपने 2 थ्योरम और प्रूव करना है, फिर ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाएगा। उसके नेक्स्ट फिर 8 चैप्टर स्टार्ट करेंगे इसमें। ठीक है, तो अब इसमें डेफिनेशन, इनडिफाइनाइट इंटीग्रल और एंटी डेरिवेटिव और प्रिमिटिव डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए, और 7.8.2 थ्योरम जो है इसका प्रूव करोगे सभी कंप्लीट। In next video we will prove the theorem 7.8.3, important theorem है 7.8.3, and then we will prove fundamental theorem of integral calculus for complex function, सम्मिश्र फलनों के लिए समाकलन की मूलभूत प्रमेय, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। तो ये दोनों ही थ्योरम जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, और इन्हीं के साथ अपना चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस इज दैट a to b f z d z इक्वल टू 5b माइनस 5a, वेयर 5z इज इनडिफाइनाइट इंटीग्रल और एंटी डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ जेड। एफ जेड का अनिश्चित समाकलन या प्रिमिटिव और एंटी डेरिवेटिव है। ठीक है, तो इसके लिए इन दोनों थ्योरम्स के लिए अभी आज जो डेफिनेशन और थ्योरम करी है वो सभी को क्लियर होनी चाहिए। तो सभी अपने नोट्स में प्रिपेयर करोगे, रिवाइज करोगे अच्छे से, देन वी डिस्कस these 2 theorems and then the chapter 7 completed।